हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑलरेडी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज अपन एक क्लास में पूरे इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा उस पर अपन फोकस ज़्यादा करेंगे, और जो टॉपिक आपका उतना काम का नहीं है उसको अपन थोड़ा फास्ट खींचेंगे, ठीक है। यानी कि 1 घंटे क्लास में आपकी पूरे टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर किया जाएगा। तो आप पूरा फोकस कीजिएगा। आपने पहले पढ़ रखा है, बस आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, नोट अब नहीं बनाना है, ठीक है। बस आप फोकस कीजिएगा। आपका टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पर्सन फिजिकली सही है, इमोशनली भी सही है, सोशल भी सही है और बिहेवियर भी सही है, उसको क्या बोलते हैं, वो पर्सन कैसा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी होगा, ठीक है। 1951 में इंडिया जो था, पूरे देश में सबसे पहला कंट्री इंडिया बना जो क्या स्टार्ट किया था इंडिया, फैमिली प्लानिंग, जिसके अंदर क्या था कि जो प्रेग्नेंट मदर है ना या जो फिटस है उसका केयर करने की बात किया गया था। बाद में इसी फैमिली प्लानिंग को कन्वर्ट किया गया RCH में। इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो यानी गवर्नमेंट के लिए अपने इंडिया में इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्दी करने के लिए या तो गवर्नमेंट की कंपनी या अदर कंपनी जो प्राइवेट वाला है, उन्होंने क्या हुआ, इसके बारे में ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया इन सब के थ्रू ऐड करना शुरू किया। यानी कैसे होता है कि आपने कोई सब बता रहे हो किसी को कि जो छोटा फैमिली है वो हैप्पी होता है, यानी कि एक मदर फादर और उनके 2 बच्चे। तो आप क्या कर रहे हो, एक पोस्टर लगा दिए, उस पोस्टर पे आपने यहाँ शो कर रखा है कि एक मदर फादर है और उसके 2 बच्चे हैं, और एक यहाँ भी मदर फादर, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। ये फैमिली खुशहाल है, जबकि ये फैमिली खुशहाल नहीं है। यहाँ पे क्या खुशहाल क्यों है, क्योंकि बच्चे कम है इनका, तो खर्चा भी कम होगा, और यहाँ बच्चे ज़्यादा है तो खर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन इनकम तो उतना ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए फैमिली कैसा है, ये दुखी है, ये हैप्पी है, ठीक है। तो इसे प्रिंट मीडिया या ऑडियो विजुअल करके वो अवेयरनेस शुरू किया गया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी चाइल्ड है जो एडोलसेंस एज में आता है, जैसे एडोलसेंस में आता है तो क्या होता है, उसके अंदर बिहेवियर चेंज होना शुरू होता है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल में क्या होता है, साउंड है ये भारी हो जाएगा, लो पिच की बात किया जाएगा। फीमेल के अंदर क्या होता है, हाई पिच होता है। एडोलसेंस एज की बात कर रहे हैं। मेल के अंदर दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो गया, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू हो गया, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो एडोलसेंस एज में जो भी चेंज हो रहा है वो सब बताना होता है, उस चाइल्ड को इन्फॉर्मेशन देना होगा, उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना होगा, सब कुछ। तो इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरे जानने के लिए जो टीचर है या जो पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स, वो सब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। क्योंकि माइथ अगर कंसेप्ट गलत आ गया तब तो वो क्या पता होगा कि किस करने से भी एड्स हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये सब नॉलेज देना होगा, प्लस ये भी नॉलेज देना जरूरी है सबको। एडोलसेंस में पहला चेंज क्या हो रहा है, नेक्स्ट सेक्सुअल हाइजीनिक के बारे में बताना होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके बारे में बताना होगा, जो MTP होता है उसके बारे में बताना होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसके बारे में बताना होगा। यानी सब कुछ नॉलेज देना होगा। अगर किसी पर्सन को सब पता है तो क्या होगा,
उसके पास इंफॉर्मेशन सही होगा और पूरी सोसाइटी को पता है, तो सोसाइटी कैसा हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है ना कि मेडिकल जो है एडवांस हो रहा है कि अपने पास अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल डॉक्टर एक्सपर्ट है अपने पास। तो अभी सब कुछ होने से क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनते जा रहा है ये। इसीलिए अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जबकि पहले के टाइम में क्या था, पॉपुलेशन कम था, क्योंकि उस टाइम पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल सपोर्ट नहीं था जितना अभी है अपने पास। ठीक है, ये सब आपके सेकेंड पेज पे लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा। एक टर्म आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, इसमें कुछ भी नहीं था एमनियोसेंटेसिस में। जैसे ये फिटस है और फिटस केस में क्या होता है, सेल होता है, या इसी में यूरिया होता है। अब देखो यहाँ से सेल डैमेज हो यही जाएगा ना, और इसमें यूरिया भी है ना, तो उस सेल को बाहर जब निकालोगे तो आप क्या उसका डीएनए पता कर सकते हो, यानी क्रोमोसोम पता कर सकते हो। अगर क्रोमोसोम में XX है या XY है तो बता दोगे, XX है तो फीमेल होगा, XY होगा तो मेल होगा। आपको क्रोमोसोम पता है तो कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा तो आपको पता चल जाएगा, तो यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको पता चल गया। ठीक है, इसमें यूरिया भी था ना, तब यूरिया से क्या पता कर लोगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अगर उस फीटस के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या मेंडेलियन डिसऑर्डर है, देन आप एबॉर्शन करवा लोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल में कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया या कोई कम हो गया तो बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा, वो अपना काम खुद से भी नहीं कर सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को एबॉर्शन करवाना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो ये तो आप करवा लो, चाहे मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एबॉर्शन करवा लिया आपने। लेकिन ये पता चलता था जब इंडिया में कि अगर ये फीमेल चाइल्ड है तो फीमेल को क्या करना था, एबॉर्शन लोग करवा दे रहा था। सो क्या बोलते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड्स। अगर मेल है तो चलने दो। तो अब खुद सोचो, अगर ये फीमेल को आप मारते जाओगे और मेल रखोगे तो सेक्स रेशियो गड़बड़ा जाएगा ना, यानी फीमेल का नंबर कम हो जाएगा, मेल का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपका जो पॉपुलेशन है, सोसाइटी है, वो बैलेंस ही नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी ही नहीं है, क्योंकि रेशियो भी तो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि फीमेल का नंबर 10, मेल का नंबर 100। ठीक है, एक सहेली जो ड्रग्स है रिप्रोडक्टिव, सॉरी आगे चलेंगे बात करेंगे अपन सहेली के बारे में। ये कहाँ बना था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लखनऊ में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आता है। कहाँ बना था ये, लखनऊ के अंदर बनाया गया था। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बात करेंगे अपन आगे चलेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक लिखा हुआ था। अब देखिए, आपका जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, और जब रिप्रोडक्टिव हेल्दी है पॉपुलेशन तो क्या होगा, नंबर भी बढ़ेगा वहाँ पे पॉपुलेशन में, और जब नंबर बढ़ेगा तो कंडीशन आएगा क्या, क्योंकि रिसोर्स तो आपके पास लिमिटेड ही है। आपका अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपके NCERT में 3rd पेज पे दे रखा है ये। अपन बात करेंगे अगला टॉपिक, पॉपुलेशन। अब ध्यान दीजिए, जब रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही। अपन पहले बात करते हैं वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसा था। 1900 के टाइम पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था वो था 2 बिलियन, और 2000 में ये पॉपुलेशन इंक्रीज करके हो गया 6 बिलियन, और 2011 में ये पॉपुलेशन इंक्रीज करके हो गया 7.2 बिलियन। यानी 1900 से पहले उतने साल में बस 2 ही बिलियन था, इस 100 साल में 6 बिलियन हो गया। समझ में आ रही है, और इस 11 साल में 1.2 बिलियन इंक्रीज कर गया, यानी 7.2 हो गया। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि अपना रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन गया। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
ये सब कारण क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। अब बात करते हैं इंडिया का। इंडिया में 1947 के टाइम पे पॉपुलेशन था 350 मिलियन, 2000 पे पहुंच गया ये 1 बिलियन के अप्रॉक्स, और 2011 में 1.2 बिलियन। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या था, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट हो जाएगा कि डेथ रेट कम हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थी जो हो गए तो मरने का रेट कम हो गया। किसके मरने का रेट कम हो गया? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर के मरने का रेट कम हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चा है उसका मरने का रेट कम हो गया। पहले क्या था ना कि किसी का बच्चा हुआ, वो बच्चा हुआ उसको उतना मेडिकल ट्रीटमेंट होता नहीं था तो बच्चा मर गया। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गया, अब बच्चा है, मेडिकल इतना फास्ट हो गया, उसको बीमारी हो भी जाता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसको हम लोग बचा लेते हैं। ठीक है। और सेकंड कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज में था, जो शादी वाला था, जो बच्चा प्रोड्यूस करने वाला था, जो रिप्रोड्यूसिबल एज में था उसका नंबर क्या था, ज़्यादा था। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन क्या होगा, इससे बढ़ेगा। समझ में आए? यानी कि शादी करने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं और मरने वाला भी कम है, तो दोनों कारण क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। ठीक है। अब क्या हो, पॉपुलेशन जब इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो स्कार्सिटी हो जाएगा किसका, फूड का, खाना का, रहने की जगह नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा सबको। यानी इसका क्या हो गया, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, गवर्नमेंट इस पर एक्शन भी लेना चाह रहा है कि कैसे कैसे रोका जाए पॉपुलेशन को। अब क्या हुआ, उसने एक लॉ बना दिया है, मतलब रूल दिया था कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। यानी कोई कपल है, उस कपल के एक मेल फीमेल मदर फादर है, उसके 2 बच्चा होना चाहिए, तो बच्चा ज़्यादा खुशहाल होगा, वो बच्चा ज़्यादा वो फैमिली ज़्यादा खुशहाल होगा। ठीक है। फिर एज भी फिक्स कर दिया कि गर्ल्स का जो एज है मैरिज का, शादी करने के लिए, वो कर दिया 18 ईयर, और जो बॉयज़ है मेल है उसका 21 ईयर। अब ध्यान दीजिए, पहले के टाइम में 13 साल 14 साल का हो गया बच्चा, शादी हो गया। अब देखो 13 साल 14 साल के बच्चे को कुछ नॉलेज तो है नहीं, हाँ उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर आएगा ही, हार्मोनल चेंज है, कोइटस होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, बच्चा तुरंत हो गया। इनका बच्चा क्या होता था, पहले के टाइम पे 15 साल 16 साल की एज में बच्चा हो जा रहा था। अब गवर्नमेंट क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि शादी इसके बाद ही करना है। अब जो बच्चा कब होगा, 19 साल 20 साल पे होगा। कुछ जगह पर अभी भी होता है जहाँ पे इससे कम ही हो जाता है, उसको बोलते हैं बाल विवाह, आप न्यूज़पेपर सब में देखते होंगे। ठीक है। अब पॉपुलेशन जो इतना बढ़ रहा है, तो उस पॉपुलेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाएगा, और उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। यानी कोइटस होगा उस कपल के बीच में, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगा फीमेल के अंदर। ठीक है। और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल नाम से दिख रहा है ना, यानी कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी केमिकल वाला कुछ भी यूज नहीं करना है इसमें। तो नेचुरल मेथड में 3 होता है। एक होता है पीरियोडिक एब्स्टेंस, पीरियोडिक एब्स्टेंस। सेकेंड हो जाएगा विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं, और तीसरा थर्ड होता है लैक्टेशनल एमिनोडोरिया, लैक्टेशनल एमिनोडोरिया। पीरियोडिक एब्स्टेंस में क्या बोलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है ना फीमेल का 1 से लेकर 28 दिन में, उसके डेज 10 to 17 में कोइटस को अवॉइड करना है। डेज 10 से लेकर 17 में कोइटस अवॉइड करना है, क्योंकि इसको बोलते हैं रिस्क या फर्टाइल पीरियड। ठीक है। विड्रॉल में क्या बोल रहा है कि कोइटस के टाइम पे
जो मेल पार्टनर है पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकालेगा जस्ट बिफोर एजुकुलेशन। यानी स्पर्म जो है मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी पेनिस से बाहर निकलता है ना फोर्सफुली, उसी को बोलते एजुकुलेशन। एजुकुलेशन से पहले निकाल लेना है पेनिस को बाहर, तो क्या होगा, स्पर्म जो होगा वो बाहर आ जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, तो प्रेगनेंसी कोई चांस ही नहीं है। और लैक्टेशनल इम्यूनोडोइया, इसमें क्या बात करता है, जब कोई फीमेल बच्चे को जन्म देती है उसके मैक्सिमम 6 मंथ तक, 6 मंथ उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। यानी बात की जाए हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, LH FSH ये सब कम हो जाता है। अब जो LH FSH कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है ओवुलेशन होगा ही नहीं वहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 6 मंथ के लिए होता है ये टाइम। ठीक है, ये था पहला आपका नेचुरल मेथड। सेकेंड बात करते हैं बैरियर मेथड। बैरियर बोलते हैं बैरियर यानी कोई बीच में आकर रोकने वाले, फिजिकल मीटिंग को रोकने का काम करेगा। नेचुरल मेथड में साइड इफेक्ट 0 है, लेकिन फेलियर का चांस मैक्सिमम होता है। ठीक है, बैरियर मेथड में क्या बोले, फिजिकल मीटिंग को रोकना है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कंडोम। जो कंडोम होता है मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकता है। ठीक है, ये कंडोम किसका बना हुआ है, लैटेक्स शीट का बना हुआ है, रबर लैटेक्स शीट का बना हुआ है। ये मेल के अंदर कंडोम क्या होता है, मेल के अंदर जो कंडोम है वो पेनिस को कवर करता है, जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है, वो वेजाइना एंड सर्विक्स, इन दोनों को कवर करता है। ये रीयूजेबल नहीं है, एक बार यूज करना है थ्रो कर देना, ऐसा नहीं कि यूज कर लिया फिर से धो के फिर यूज कर लेना सेकेंड टाइम, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो पॉपुलर ब्रांड है वो कौन सा है, निरोध। तो ये जो बैरियर है कंडोम दोनों यूज कर सकता है मेल और फीमेल। जबकि डायफ्राम सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकता है, फीमेल। और फीमेल के किस पार्ट को कवर करता है, ये सर्विक्स वाले पार्ट को कवर करता है। ठीक है, अगर स्पर्मेसाइडल क्रीम फोम जेली यूज किया जाए उसका कॉन्ट्रासेप्टिव वो जो होता है उससे क्या होगा, इसका कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगा। स्पर्मेसाइडल क्रीम यानी स्पर्म को किल करने वाला है, तो उसे यूज करने से क्या होगा, इसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैरियर दोनों है, ये भी है ये भी है। फिर ज़्यादा यूज कौन किया था, ज़्यादा यूज इसको किया था, क्यों, क्योंकि इससे एक फायदा है ना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होगा उससे भी बचने का काम हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का कोई एक्सचेंज होने नहीं देगा, जबकि इसमें वो चीज़ नहीं आता है। समझ में आ रही है। तो ये पर कौन सा था, दूसरा बैरियर। तीसरा आपका हो जाएगा आईयूडी, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। क्या नाम हो जाएगा पूरा, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। ये जो था सेल्फ था, यानी सेल्फ इंसर्ट करना था। ऐसा नहीं कि इसको इंसर्ट करने के लिए चले गए डॉक्टर ऐसे के पास, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये सेल्फ इंसर्टेड था। लेकिन आईयूडी जो है ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होता है, या तो ये एक्सपर्ट डॉक्टर या तो ये डॉक्टर करेगा या एक्सपर्ट नर्स करने वाले इसको इंसर्ट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। आईयूडी कब यूज करते हैं, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, पहला बच्चा हो गया उसके बाद यूज किया जाता है। जब 2 बच्चे के बीच में ज़्यादा गैप देना है, 4 साल 5 साल का गैप देना है, तो यूज करते हैं आईयूडी। ठीक है, आईयूडी में बात करेंगे कब का है, कॉपर रिलीजिंग, एक बात करेंगे अपन हार्मोन रिलीजिंग, और एक अपना नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है,
कॉपर रिलीजिंग एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्ट्रासर्ट और LNC20, जबकि नॉन मेडिटेरियल में लिप्स लूप एक ही नाम है, लिप्स लूप। ठीक है, अब देख क्या होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज ये किया जाता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में आईओडी फीमेल के लिए। इसके अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर आपने क्या यूज किया, कॉपर, तो कॉपर तो स्पर्म को किल करने का काम करेगा, यानी जैसे अंदर जाएगा विस्कस बना देगा तो क्या होगा, वहां पे इंटर नहीं कर पाएगा वो। यहां पे क्या है, प्रोजेस्टेरोन यानी प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या करने का काम करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, यानी कि जो अपना आईओडी है वो स्पर्म को किल भी कर सकता है, या स्पर्म गया फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, या सर्विस को इतना विस्कस बना दिया कि स्पर्म एंट्री नहीं कर पाया। तो ये सब करके क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है आईओडी। ठीक है, नेक्स्ट है पिल्स। पिल्स में होता है कि एक्चुअली टैबलेट के फॉर्म में यूज कर रहे हो ना, इसीलिए इसको बोल दिया गया पिल्स। उसमें या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पिल्स क्या बोला, या तो उसमें प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब इसको क्या हो रहा है, पिल्स को आप डेली लेते हो 21 डेज, यानी आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, यानी किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ डेज 1 से लेकर डेज 28 तक होता है एक नॉर्मल का। तो यानी कि आप डेज 5 तक नहीं लेने वाले हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका ब्लीडिंग होने वाला है उस फीमेल के अंदर। तो यानी डेज 6 से लेकर लेने वाले हो आप कितना दिन, 21 डेज तक कंटिन्यूअस। अब क्या होता है, कोई फीमेल लगातार 21 दिन दवा खाना, हो सकता है बीच में कभी गैप हो भी जाए, तो इसके लिए एक और आ गया क्या, सहेली नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है, और ये वीकली है, यानी वीक में एक बार खाना होता है सहेली को, तो ये ज़्यादा प्रॉफिट वाला है ना। ठीक है, फिर बेसिक है आपका एनसीईआरटी में यही पढ़ना था। फिर एनसीईआरटी का नाम क्या दे रखा है, इम्प्लांट भी होता है, इम्प्लांट, इंजेक्शन भी होता है, यानी इम्प्लांट में क्या होता है ना, यही प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके स्किन में कट करके डाल दिया गया फीमेल के बॉडी में। इंजेक्शन वाला में क्या होगा कि फीमेल के मसल में इंजेक्शन दे दिया गया। ठीक है, इस समय क्या होता है, वही ओव्यूलेशन को रोकने का काम करेगा, या अगर स्पर्म पहुंच गया है तो विस्कस बना देगा या होस्टाइल बना देगा सर्विस को। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, और बाकी है अभी आपका कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आईओडी या प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसको यूज कब करना है, कोइटस के 72 आवर्स के अंदर में यूज करना होता है। कोई कपल कंडोम यूज कर रहा था कोइटस टाइम पे, और वो कंडोम जो था रप्चर हो गया, तो उसमें प्रेगनेंसी का चांस बनता है, तो 72 आवर्स के अंदर में लेना होता है ये आईओडी या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ओनली। ठीक है, या रेप केस होता है, उसमें भी 72 आवर्स के अंदर में फीमेल को ये दिया जाता है। ठीक है, और एक लास्ट आता है अपना स्टरलाइजेशन या सर्जिकल मेथड।
जो भी नंबर हो देख लीजिएगा। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल में नाम ही बोल दिया ना, इसी को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। यानी करना क्या उसके अंदर, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे तो क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबेक्टोमी, और एक वैसेक्टोमी। ये फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। मेल में, फीमेल में किसको कट करना है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देना है, और मेल के अंदर वासा डिफरेंस को कट करके टाइट कर देना है। जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड है उसको आप रेगुलर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर यूज करोगे तो साइड इफेक्ट आएगा ना। अगर केमिकल आप यूज कर रहे हो, नेचुरल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल आप यूज कर रहे हो कोई भी, तो उससे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ये भी कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, बैरियर में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो बच गया था पिल्स वगैरह, वो तो रेगुलर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, इचिंग होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का चांस बनता है। तो आप रेगुलर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आने का चांस होता है, तो आप पूरा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा आपका, अगला टॉपिक एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पूरे वर्ल्ड में एवरी ईयर 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी होता है, जिसका 1/5 क्या करना होता है, एमटीपी कर देना होता है। समझ में आ रही है, एवरी ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहला क्वेश्चन आता है एमटीपी करना क्यों, एमटीपी क्यों करोगे। अगर जो प्रेगनेंसी है फीमेल में लगातार हो रहा है, यानी पहला बच्चा जन्म लिया, पहला बच्चा 1 साल का हुआ भी नहीं कि फिर से प्रेगनेंसी आ गया, यानी कि आपने जस्ट पढ़ाया पीरियोडिक रेजिस्टेंस, वो मैक्सिमम था 6 मंथ। अगर किसी कारण बस वो फेल कर गया है, यानी एक ही मंथ या 2 मंथ में फीमेल फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो अगर लगातार प्रेगनेंसी आएगा तो मदर वीक हो जाएगी या मदर का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, या रेप केस का था, या कोई अपने कंट्रासेप्टिव यूज किया वो फेलियर हो गया, तो उस टाइम पे एमटीपी करना होता है। ठीक है, और एमटीपी सेफ कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है ये, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो जाता है। रिस्की है किसके लिए, रिस्की है मदर के लिए। अरे फिटस के लिए तो है ही, फिटस को तो किल ही कर रहे हो आप। ठीक है, इंडिया में एमटीपी 1971 में लीगलाइज किया गया था, यानी आप एमटीपी करवा सकते हो, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन यही दिया गया था, वो फीमेल फर्टिसाइड नहीं करवाना था आपको। ऐसा नहीं कि फीमेल चाइल्ड है तो उसको आपने एमटीपी कर दिया। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ही इंडिया में बैन किया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हो पाया एबॉर्शन और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में है, तो क्या होता है, 2 डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अगर दोनों बोलते हैं कि आप करवा सकते हो एमटीपी, तो ही एमटीपी करना होता है, क्योंकि मदर का डेथ नहीं होना चाहिए एमटीपी में। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है अगर कोई करवाता है एमटीपी तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ जगह और भी रीजन के लिए बैन किया गया है एमटीपी। सोशल इथिकल रीजन है कि अगर एक बार फिटस आ गया तो लाइफ आ गया उसमें, जब उसमें लाइफ आ गया तो आप उसको किल नहीं कर सकते, एबॉर्शन नहीं करवा सकते हो। तो कुछ कंट्री में इसके कारण भी बैन किया गया है। ठीक है, तो आपका था टॉपिक एमटीपी, इसको भी देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसी को बोलते हैं वेनरल डिजीज। अच्छा, एमटीपी को क्या बोलते थे अपन,
इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं उसको, यानी अपन करवा रहे हैं एमटीबी में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इसे क्या बोलते हैं? वेनरल डिजीज, इसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें कुछ डिजीज का नाम है, ध्यान रखिएगा। गोनोडोरिया, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और एड्स। टोटल 8 हो गया क्या? 3 3 6 2 8, बस ये आपका 8 एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जितना भी डिसऑर्डर है इसमें हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये सिर्फ ये दोनों, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये दोनों इन्फेक्टेड ब्लड हो या निडल हो, इसके थ्रू भी, या इन्फेक्टेड मदर से फीटस में इसके थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, यानी इसमें डिजीज होता है। बाकी ये सब कोइटस के थ्रू होता है। ठीक है, जितना भी डिजीज है सबका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन 3 का नहीं कर सकते हैं, एड्स का, हेपेटाइटिस बी का और जेनाइटल वर्ब्स का। इन तीनों का कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। बाकी रिमेनिंग का अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। समझ में आ रही मेरी बात? फीमेल के अंदर ये जो भी इन्फेक्शन है ना, वो लॉन्ग टाइम तक अपीयर नहीं होता, क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेट, या अपीयर होता भी है तो फीमेल क्या होती है, डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती वो, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, पीआईडी हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एबॉर्शन हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर लिया जाएगा। अगर सिम्टम्स की बात करें तो स्वेलिंग होना शुरू होता है, जेनिटल ऑर्गन्स में इचिंग होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, स्लाइटली पेन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता किस एज में है? 18 से 24 वाले एज में है। रीजन क्या होता है इसमें? क्योंकि जो भी है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है, क्योंकि शादी तो होता नहीं उनके पास, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ तो कोइटस करते हैं वो लोग। किसी को भी इन्फेक्शन हुआ तो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें पैनिक नहीं होना है। इसमें क्या करना है कि हमेशा यूज करना है कंडोम, आपने पहले ही पढ़ा है कि वो STI से आपको बचाता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज नहीं करना, ध्यान रखिएगा, यानी जो भी अननोन की बात नहीं करना है, जिसको आप जानते हो सिंगल पार्टनर यूज करना है। अगर डाउट है कि इन्फेक्शन हो रहा है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लो। समझ में आ रही है? तो ये पर कौन सा था? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसका जो भी इन्फेक्शन कौन सा पॉजिटिव एजेंट है ये अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपन डिस्कस करेंगे डिजीज वाले चैप्टर में। ठीक है, अच्छा पहले बताया ये अपन रिवीजन करवा रहे थे। रिवीजन थोड़ा फास्ट होता है, ऑलरेडी आप लोग क्लास हो चुका है, तो क्लास कर चुके आप लोग तो शायद आपको याद भी होगा। अपन रिवीजन में बस पूरा पॉइंट रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। ठीक है, रिकॉल करवा देते हैं अपन। और फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक कौन सा है? इनफर्टिलिटी। इसी को बोले पे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART, किसी कपल को इनफर्टाइल कब बोलोगे? जब 2 साल तक बिना कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस के कोइटस हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो क्या बोलोगे? वो कपल कैसा है? इनफर्टाइल। ठीक है, अगर कपल इनफर्टाइल है तो उसके लिए क्या करोगे? बच्चे होने के लिए ART करना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए लिमिटेड कपल को ये मिल सकता है, यानी ऑफर नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से उतना पैसा देंगे, इसीलिए बोला चीज़। ठीक है, इसमें 2 टेक्निक होता है। एक आप यूज करोगे इन विवो टेक्निक, इन विवो फर्टिलाइजेशन, और एक क्या यूज करते हो आप? इन विट्रो
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब क्या होता है? ग्लास स्लैब, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ग्लास स्लैब पे, यानी आउटसाइड बॉडी। विवो मतलब उसी साइड पे, ऑन साइड, यानी फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होने वाला है तो दो प्रॉब्लम हो सकता है। सुनिए, पहला प्रॉब्लम क्या है कि मेल पार्टनर का स्पर्म का काउंट कम है। मेल का स्पर्म काउंट कम है, तब क्या करोगे? फीमेल में स्पर्म डायरेक्टली डाल दो इंजेक्शन से। तो क्या करते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें क्या होता है? IUI बोलते हैं, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये नीडल है और इसमें ये कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरा से स्पर्म ले लिया मेल पार्टनर से और फीमेल के इस यूट्रस के एंड पे लाके डाल दिया और यहाँ से मूव करके चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा। स्पर्म काउंट कम है तब। अगर सोचो स्पर्म कम है ना, तो इतना तो स्पर्म जब मूव करेगा तो स्पर्म तो मरेगा ही मरेगा। इसीलिए क्या हुआ, इसको इंजेक्शन से यहाँ तक पहुँचा दिए, इतना दूर तो मरा ही नहीं। तो अब जो स्पर्म आया वो इजीली यहाँ से मूव करके चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम किसके अंदर था? मेल के अंदर। तो क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें क्या क्या हुआ? इंट्रायूट्रिन, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट किए अपन, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। ठीक है, अच्छा, ये टेक्निक करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो यानी हो सकता है फीमेल के अंदर जो ये ओवरी है, इस ओवरी से ओवम रिलीज नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेयर हार्ड है, या रिलीज हुआ तो यहाँ पे जो फिम्बड़ी में जो ओस्टिया था, ये ओस्टिया गोल वाला, ये कैच नहीं कर पा रहा है उसको, यानी छेद जो है वहाँ पे छोटा है, तो यानी यहाँ पे गैमेट ही नहीं आ पा रहा है। तो आप क्या करोगे? इस फीमेल के अंदर गैमेट का ट्रांसफर करोगे, GIFT। तो गैमेट का ट्रांसफर मतलब ये नहीं कि गैमेट किसी अदर फीमेल से ले लिए, किसी दूसरे फीमेल का लोगे तो बायोलॉजिकली तो पेरेंट्स कोई और हो जाएगा। फिर तो कैसे लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इस ओवरी से ओवम को अपन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका स्पर्म था, यहाँ पे ओवम ले लिए, इन दोनों को इसमें डाल दिए सिरिंज के अंदर और ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे फ्लोपियन ट्यूब में, एम्पुला वाला पार्ट में। और जब वहाँ जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज करना शुरू कर जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको? गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। चलो, दोनों यहाँ पहुँच चुका है मान लिए, लेकिन ये दो जो स्पर्म है वो इस फीमेल के ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। अब पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, तब क्या करोगे? यानी कि इसको जाइगोट देना पड़ेगा। अब क्या करोगे कि ये ओवम में स्पर्म को डाल दिया, एक ही स्पर्म डालोगे, अब मल्टीपल नहीं डालना है, एक ही सिंगल स्पर्म। तो यानी अब डाल दिया तो क्या बन गया? जाइगोट। तो जाइगोट दोगे तो क्या बोलोगे इसको? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। और किस टेक्निक से? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपने ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन किया था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू। चलिए, यानी कि अब यहां जो है ओवम के अंदर स्पर्म भी आ गया है, लेकिन आने के बाद डिवीजन नहीं हो पा रहा है, यानी सेल वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या यूज करोगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अच्छा, ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब का मतलब ना फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा, लेकिन डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी में होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा ही बन गया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। आपने क्या किया? एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा था ना,
अगर जैसे सेल डिवीजन करना शुरू हो जाएगा तो एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया ना, वो वही एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। अगर वो सेल डिवाइड करके लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है तो आप फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो, इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। अगर जो सेल डिवाइड करके 8 से ज़्यादा बना दिया तो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, यूट्रस में, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, सर्वोगेट मदर अभी तक यूज ही नहीं की अपन, मतलब बस यहाँ पे जो कपल थे वो ही है, मेल फीमेल, दूसरे का कुछ नहीं लिया गया यहाँ पे। अगर इस टेक्निक के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, यानी इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो रहा है, तो सर्वोगेट मदर को लेंगे, यानी इसी मदर फादर का गैमिट रहेगा और दूसरे फीमेल के यूट्रस में डाल देंगे और वहाँ पे इम्प्लांट करवा दिया जाएगा। तो अपन सर्वोगेट मदर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आता है अगर मेल जो है उसको इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और वो चाहता है फीमेल फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन नहीं हो लेकिन उसको बच्चा चाहिए, तो क्या करता है, वो यही टेक्निक यूज करेगा। आर्टिफिशियल, ध्यान रखिए, जो भी इन्फेक्शन होता है ना वो फ्लूइड में होता है, ना कि स्पर्म में होता है, गैमेट में नहीं होता है। तो गैमेट को कलेक्ट कर लिए और उसको सिंपल से फीमेल में डाल देंगे, वो इन्फेक्शन उसमें नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस था ये कॉस्टली है। अब क्या होगा, जो कपल एफर्ट नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं करने के लिए, तो क्या होता है, लीगल चाइल्ड को एडप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक अपन रिवीजन करवाए हैं। ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा रखा था पहले, इसको आप रिवीजन करके अब इस टॉपिक को आप पूरा क्लियर कीजिएगा। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन, इवन 3-3 क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे अभी माइक्रोब्स, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।